तेरा मंगल होए रे, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और पढ़ाया, उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे, प्राणी का मंगल होए रे। परम पावन, परम आराध्य, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः का ये विशेष वेबिनार प्रारंभ कर रहे हैं। सभी को जय जिनेंद्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है घुटनों की समस्या। ढलती उम्र में घुटनों की प्रॉब्लम आजकल हर परिवार में हर सदस्य को हो रही है। तो इसका क्या कारण है, घुटने की समस्या इतनी क्यों बढ़ रही है और इससे हम कैसे राहत पा सकते हैं। आज के समय में इसकी बहुत आवश्यकता भी महसूस हो रही है। तो ऐसे ही एक कार्यक्रम में आज हमारे साथ जाने माने घुटना रोग विशेषज्ञ अहमदाबाद से धीरज जी मरोठी जुड़ने वाले हैं। अहमदाबाद के जाने माने घुटना रोग विशेषज्ञ, देश विदेश में उनका बहुत नाम है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी सांखला से निवेदन करना चाहूंगा। अलका जी, आप आज का सेशन प्रारंभ करें। ओवर टू यू अलका जी सांखला। सबको जय जिनेंद्र, गुड मॉर्निंग। तो चलिए एक बार सब ऊपर हाथ कर लीजिए। यस, रिलैक्स, रविवार की रिलैक्सेशन। भाई साहब देखना नहीं है, सबको आप भी करना है। श्रीश भाई साहब एक बार हाथ ऊपर कीजिए एंड बोलिए कि वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, वी आर द टॉप इन द वर्ल्ड। मैं स्वस्थ और मस्त रहने के लिए इस प्रोग्राम में ज्वाइन हो चुकी हूँ और आज तो मैं ऐसी बातें सुनने वाली हूँ कि जो समस्या आने वाली वो मुझे आएगी नहीं, क्योंकि अभी तो हम स्वस्थ है क्योंकि हम रोज एमपी के और कल्याणम योग केंद्र से जुड़े हैं। तो हमें अभी कोई दर्द है ही नहीं है किसी को भी, और कुछ लोग दर्द आने से पहले ही सावधान हो रहे हैं। और हम बड़े भाग्यवान हैं कि हमारे साथ ऐसे डॉक्टर जुड़े हैं, ऐसे डॉक्टर जुड़े हैं कि जो आज केवल भारत में ही नहीं अनेक देशों में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं और बहुत प्रसिद्ध है। और आप सब जानते हैं कि नी पेन, घुटनों का दर्द, ये आम समस्या है। मुझे नहीं लगता कि एक भी घर ऐसा होगा कि जिसमें एक भी पेशेंट नहीं है। उम्र वालों की तो होती है प्रॉब्लम, वो तो उम्र के हिसाब से होती है, परंतु आजकल देखो यंगस्टर्स को भी ये प्रॉब्लम होने लगी है। बहुत मतलब विषय बहुत कठिन है, विषय बहुत महान है और इसको जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर साहब से सुनना है, ज्यादा से ज्यादा जानना है और आपको आपके प्रश्न भी पूछने हैं। तो चलिए मैं डॉक्टर साहब के बारे में थोड़ी सी बात करूंगी, बहुत ज्यादा तो नहीं, क्योंकि उनकी लेक्चर ही उनका परिचय होगा।
और ऐसे भी आनंद भाई चाहते हैं कि हम कभी ज्यादा समय परिचय में ना दे, परंतु व्यक्तित्व ही ऐसा हो कि जिसका परिचय बहुत जरूरी होता है। और ऐसा भी है कि इनको जानते नहीं ऐसे कम लोग हैं। तो हमारे मरोठी साहब ये बेसिकली राजस्थान के हैं, नौका मंडी से है ये। देखिए हमारा राजस्थान का गौरव देखिए, डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और डॉक्टर साहब ने अपने डॉक्टर के का एजुकेशन पूरा बीकानेर में लिया हुआ है, बीकानेर में लिया है। और उसके बाद देखिए इनका सफर बहुत सुहाना है। ये साहब इन्होंने एमएच ऑर्थोपेडिक्स इन यूके किया है, और उसके बाद उनको रानावत फेलोशिप अवार्ड 2007 को मिला है। तो यूके में इतना नॉलेज, अपनी सेवाएं दी है। तो एक जो बहुत बड़ा एनवाईसी में एक हिल हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में स्पेशल सर्जरी न्यूयॉर्क में की है 2007, 2008, 2012। ये यूएस में भी अपनी सर्विस दे चुके हैं और इतने उनको देखिए अवार्ड्स मिल रहे हैं। 7th बैच का उनका गोल्डन जुबली मीट में एक एसपीएमसी गौरव अवार्ड मिला है उनको। तो इस प्रकार हमारे मरोठी साहब को अवार्ड के ऊपर अवार्ड, बहुत से न जाने कितने संस्थाओं ने उनको अवार्ड दिए हैं। इंटरनेशनल विजिटिंग फैकल्टी के रूप में इन्होंने अपनी सेवा दी है, वो भी यूके में। तो उसका भी उसका सम्मान हुआ कि बेस्ट टीचिंग अवार्ड, बेस्ट टीचिंग अवार्ड भी इनको काम कर सकता है, ये देखना बहुत जरूरी है। अभी तक देखिए 12,000 की भाषा नहीं कर रहे हम, 100,000 की भाषा नहीं कर रहे, 12,000 उन्होंने सक्सेसफुल टीकेआर की सर्जरी की है। और आज ऐसा कोई भी गांव नहीं हो, जयपुर जाओ डॉक्टर मरोठी साहब का नाम होगा और वहां उनकी विजिट होगी, जोधपुर जाओ उनका नाम होगा और वहां विजिटिंग सेंटर होगा, सूरत में देखो उनका नाम होगा। और इन सेवा का मूल्यांकन तो होता ही रहा। तो 13 पंथ महासभा इंडिया ने भी उनको सम्मानित किया हुआ है। और एक बार सहर्ष स्वागत करते हैं एमपी के केंद्र कल्याणम योग केंद्र और उपस्थित सभी लोग। डॉक्टर साहब को बोलिए वेलकम डॉक्टर साहब, वेलकम डॉक्टर साहब। यस, यू आर मोस्ट वेलकम। तो मैं आपको माइक हैंड ओवर कर देती हूँ और चाहती हूँ कि हमारे लोग इतने उत्सुक है कि जानने के लिए कि हमें दर्द नहीं होना चाहिए। अभी अगर हो गया तो डरने की बात नहीं, डॉक्टर हमारी फैमिली फ्रेंड हो गए हैं एमपी के, कभी भी फोन करेंगे तो डॉक्टर हमें टाइम भी देंगे और अपॉइंटमेंट भी देंगे। तो इसीलिए आज हम बहुत खुश हैं। और मैं डॉक्टर साहब को नम्र निवेदन करती हूँ कि आइए अब बताइए हमें कि ये समस्या क्यों हो रही है, आमतौर सबको ये समस्या क्यों हो रही है। ये शुरू करते हैं। और सेशन से पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र को जो मेरे को इनवाइट किया। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो मेजर प्रॉब्लम है एज का। लास्ट 50 इयर्स में हम देखें तो हिंदुस्तान में हमारी एज है, नॉर्मल एज आ गई अभी 80-85। जो एक नॉर्मल फैमिली का पर्सन है जो 50 से 60 साल जीता था, अब वो 70+ जी रहा है। तो उसकी वजह से मेरे को कई बार लोग क्वेश्चन करते हैं कि घुटने की आर्थराइटिस इतनी क्यों बढ़ रही है। उसके 2 रीजन है, एक तो हमारा लाइफ स्पान बढ़ गया है और दूसरा हमारी लाइफ स्टाइल में प्रॉब्लम आ गई है। तो 2 मेजर चीज है और हमें उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो आज हम एमपी के फिटनेस क्लासेस के साथ में आज हम आपका मेन है योगा फॉर रिलैक्सेशन, योगा मस्ट है, इस पे डिस्कस करेंगे। दूसरा हमारा टॉपिक रहेगा लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, लाइफ स्टाइल की क्या मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं। तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट, हाउ टू प्रिवेंट नी आर्थराइटिस, घुटनों को, अपने घुटनों को कैसे बचाया जाए, उस पे हम डिस्कस करेंगे। फिर जब यदि किसी को सर्जरी या प्रॉब्लम ज्यादा है तो उसे जो मेरे द्वारा डेवलप की हुई R2R तकनीक है उसके बारे में कुछ क्वेरीज काफी लोगों को रहती है, तो वो भी हम आज डिस्कस करेंगे लास्ट में। तो ये सेशन के 4
पार्ट रहेंगे। फिर लास्ट में हमारा इंटरेक्टिव सेशन रहेगा जिसमें सब लोग उपस्थित रहेंगे, तो हम क्वेश्चन आंसर सेशन ले सकेंगे। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने भी बोला है कि भाई मेडिटेशन मस्ट है। मेडिटेशन आज के समय के लिए बहुत ही जरूरी चीज है, और उसका मेन रीजन ये है कि मेडिटेशन करते हैं तो रिलैक्सेशन है, कार्डियक इश्यूज कम होते हैं, और बाकी चीजों की भी फिटनेस आती है। तो हमें मेडिटेशन मस्ट है, मेडिटेशन करना जरूरी है। जब भी हम इंजरी की बात करते हैं, स्पोर्ट्स इंजरी की बात करते हैं, तो मैं हमेशा कहता हूं कि आप सबसे पहले सूर्य नमस्कार 10 सूर्य नमस्कार जरूर करें। तो इसके 2 एडवांटेज है, आपकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हो जाती है, बैक की एक्सरसाइज हो जाती है, और ये आपको स्पोर्ट्स इंजरी से प्रिवेंट करता है। सूर्य नमस्कार नहीं करते हैं और आप जिम, एरोबिक्स या कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो उससे पहले, या कोई भी गेम्स खेलते हैं, उससे पहले आपको फिटनेस के लिए आपको वार्म अप एक्सरसाइज जरूरी है। तो वार्म अप करना बहुत जरूरी है, और उसके बगैर आपको नहीं तो इंजरी होने का चांसेस रहेगा। बैक के लिए मैं कुछ एक्सरसाइजेज बता रहा हूं जो रूटीन में आपको स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। आपको ये पिक्चर विजिबल होगी, पीपीटी दिख रहा है ना सबको? जब लंबे समय तक ऑनलाइन क्लासेस चलती है या जिसका ऑफिस वर्क है, तो उसमें ये आप बीच में ये कमर की एक्सरसाइज जरूरी करें। गर्दन के लिए मेजर प्रॉब्लम है आज की डेट में, क्योंकि हम मोबाइल देखते हैं, लैपटॉप देख रहे हैं, काम कर रहे हैं, हमारी गर्दन ऑल द टाइम आगे झुकी रहती है। वो उसे बोलते हैं हमारे ऑर्थोपेडिक वर्ड में फ्लेक्शन इंजरी, गर्दन आगे झुकती है। तो हमें एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज ज़्यादा करनी है। ये पीछे जाने की एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो नसों पे कंप्रेशन आ जाता है, और उस कंप्रेशन से हाथों में झंझनाट, नमनेस, झुनझुनी बोलते हैं, वो होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो योगा मेडिटेशन आपके रोज सेशन चलता ही है, आप सब लोग इससे वाकिफ हैं, वो बहुत ही जरूरी चीज है। लास्ट 2 इयर्स में हमने ये जो हमारा प्रेक्षा ध्यान और डीप ब्रीदिंग के लिए कंसंट्रेट करते थे, वो ये कोविड टाइम में हमें बहुत काम आया है, और हमें पता चला कि लंग्स की कितनी इम्पोर्टेंस है और इसको कितना ध्यान रखना चाहिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज बहुत जरूरी है, वो आपको मेडिटेशन में बहुत हेल्प करती है। एक बार फिर बोलूंगा, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। यदि आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं, चाहे जिम कर रहे हैं, चाहे योगा कर रहे हैं, चाहे बच्चे गेम्स खेल रहे हैं, जो पेरेंट्स यहाँ हैं तो वो अपने बच्चों को भी बताएं कि इस ढंग से आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज मस्ट है। चाहे वो बैडमिंटन खेल रहा है, चाहे टेबल टेनिस खेल रहा है, चाहे कुछ भी कर रहे हैं। घुटने के 3 पार्ट होते हैं जो मैंने यहाँ पे दिखाया है, सबको विजिबल है। थाई बोन को फीमर बोलते हैं, लेग बोन को टिबिया बोलते हैं, और ये डाकनी को पटेला बोलते हैं। नी आर्थराइटिस होता क्या है? नी का एक तरह से घसारा बोल सकते हैं। यहाँ पे हम पिक्चर देख रहे हो, नॉर्मल स्काई ब्लू कलर की जो कार्टिलेज या ग्रीन कलर की जो कार्टिलेज दिख रही है आपको, ये कार्टिलेज को कुशन बोलते हैं, गद्दी बोलते हैं। और ये एक लेयर होती है बोन के ऊपर, जो धीरे धीरे उम्र के साथ ऐसी हो जाती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा डैमेज हो गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये कार्टिलेज पे पैचेज आने लगे हैं, और ये घुटने के लिगामेंट्स रहते हैं जो कलरफुल मैंने दिखाए हैं। ये ग्रीन कलर के लिगामेंट, ये वायलेट और ग्रीन। तो क्या चीज आप चेंज नहीं कर सकते? आपकी फैमिली हिस्ट्री चेंज नहीं हो सकती। रोज हम एक दिन बढ़ रही है उम्र, वो रुक नहीं सकती। आप लाइफस्टाइल एक ऐसी चीज है जो आप चेंज कर सकते हैं और अपने घुटनों को बचा सकते हैं। तो नहीं होती तो हमें
हमारी फैमिली से जीन्स में जो गुण मिले हैं, जो डायबिटीज मिली है, जो हाइपरटेंशन मिला है या आर्थराइटिस मिली है, वो आप चेंज नहीं कर सकते। एक ही चीज आप चेंज कर सकते हैं, वो बढ़ती हुई उम्र। तो अपने को घुटना हेल्दी रखना है। हेल्दी रखने के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए, उसके लिए मैं आज डिस्कस करूंगा। मोटापा। मोटापा एक अपने आप में सबसे बड़ी बीमारी है। मोटापा होने से आपको इंजरी भी हो सकती है, और ओवरवेट होने की वजह से घुटने की आर्थराइटिस उसी हिसाब से बढ़ती है। तो मोटापा हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही डेंजरस है, उसका हमें ध्यान रखना है। और उसको कम कैसे करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि सबसे जैसे ही मोटापे की बात करते हैं, पब्लिक ऐसे ही कहती है, डॉक्टर साहब मैं तो एक फल को सुबह और एक फल का शाम को खाती हूँ, फिर भी वजन कम ही नहीं हो रहा। तो उस पर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक मेन रीजन है, वो है मोटापा। और हम लोग आजकल क्या ट्रेंड चला है, जब भी कोई भी कहीं जाते हैं या किसी के गेस्ट आता है, तो हम इस तरह की चीज लंच और डिनर से पहले सर्व करते हैं, जिसे स्टार्टर बोलते हैं। स्टार्टर में आपने इतनी चीज दे दी, ये डिनर और लंच के बराबर कैलोरी तो उसको दे दी, तो मोटापा तो बढ़ना ही है। तो हमें किसी भी घर में सब लोगों को ये वादा लेनी चाहिए कि ये चीजें हमें यूज नहीं करनी है। यदि आप ये दे दिया, इसका मतलब उसका लंच डिनर हो गया, लेकिन हम इसको स्टार्टर के रूप में देते हैं और ये इतनी कैलोरी चली जाती है और उसकी वजह से मोटापा बढ़ता है। दूसरी प्रॉब्लम आज तो गांव-गांव में पहुंच गया है, ये जंक फूड। जंक फूड की वजह से ओबेसिटी बहुत बढ़ती है, और सब लोग कहते हैं कि सर मैं तो कभी हफ्ते में एक बार खाता हूँ। एक बार भी नहीं खाना है। यदि ये खाएंगे तो अपने मारवाड़ी लोग क्या है कि पिज्जा घर पे बनाया है, बर्गर घर पे बना है, घर पे या बाहर, ये हार्मफुल है। आप ये समझिए, लाइफस्टाइल में ये एक नई चीज हम लोगों में नहीं थी, वो भी ऐड होती जा रही है, स्मोकिंग और अल्कोहल। तो इसको भी अवॉइड करना है। एक मेजर चीज और हो रही है, हमारे बच्चों की ओबेसिटी बढ़ती जा रही है, चाइल्ड ओबेसिटी बढ़ रही है, उस पर भी हमें ध्यान देना है। हमारी कंट्री में ये प्रॉब्लम नहीं थी, ये प्रॉब्लम धीरे 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 हमें दिक्कत देगी फ्यूचर में। तो चाइल्ड ओबेसिटी का हमें ध्यान देना है, और उसके लिए जो चीजें पिक्चर्स में मैंने दिखाई है उसको अवॉइड करना है। बच्चों को आउटडोर गेम के लिए पुश कीजिए, उसको बोलिए बाहर गेम खेलना है, रोबोट पे, कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे जो गेम खेल रहे हैं उससे इनकी प्रॉब्लम बढ़ेगी। ये स्लाइड में मैंने सारी चीजें दिखा दी है जो हमारे लिए हार्मफुल है। जब मोटापे की बात आ रही है, ओवरवेट की बात आ रही है, तो हमें व्हाइट शुगर अवॉइड करना चाहिए। यदि किसी को शुगर के बगैर चलता नहीं है तो ब्राउन शुगर ले सकते हैं, शहद ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं। फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, वेजिटेबल्स की मात्रा आपके रोज के खाने में बढ़ाइए। उससे क्या होगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रहेगा, न्यूट्रिशनल कंपोनेंट भी मिल गया, और आपको मोटापे से भी मुक्ति मिलेगी। ये मैंने आपका नॉर्मल चाइल्ड पैटर्न दिखाया है कि कैसा खाना हमें रूटीन में खाना चाहिए। जैन फिलोसॉफी वैसे भी इंटरमीडिएट फास्टिंग में बिलीव करता था, आज साइंस भी एक्सेप्ट कर रही है कि हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहिए ताकि वजन नहीं बढ़े। ये जिनको डायबिटीज है उसका चार्ट दिखाया है, और रोज की आपको कितनी कैलोरी लेनी है। आजकल तो सबके पास में मोबाइल है, गूगल सर्च कर सकते हैं। आप अपने खाने का और उसकी मात्रा निकालिए और उससे कैलोरीज निकालिए, आप कितनी कैलोरी रोज खा रहे हैं, क्या उतनी कैलोरी आप बर्न कर पा रहे हैं, वो एक अपने आप में क्वेश्चन पूछिए और उसका आंसर ढूंढिए। दूसरी मेजर प्रॉब्लम
महिलाओं में घुटने की प्रॉब्लम, मैं यदि 100 पेशेंट यदि महीने के ऑपरेट करता हूं तो 70% महिलाएं होती है और उसमें 80% मारवाड़ी होते हैं। उसका कारण है कि मारवाड़ी महिलाओं में ये प्रॉब्लम ज्यादा है हो रही है और उसका कारण ही उनकी लाइफस्टाइल में किचन में दिन भर खड़ा रहना है। महिलाओं को किचन में काम करना है, लेकिन वहां पे उसका सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ, वो ध्यान से सुनिए, क्योंकि किचन स्टैंडिंग हो गई है, वो गलत हुआ है। तो हमें क्या करना है कि एक चेयर रखनी है, किचन में एक चेयर रखनी है ताकि उनके घुटनों पे दिन भर प्रेशर नहीं आए। जितनी देर किचन पे बर्नर चलता है उतनी देर ही उनको खड़ा रहना है, बाकी सारा का सारा काम वो बैठ के कर सकती हैं ताकि घुटनों को आराम मिले, रिलैक्सेशन मिले। वो सबसे जरूरी चीज है, नहीं तो नी डैमेज हो रहे हैं। आज की एक मेजर प्रॉब्लम वाटर और उसका प्यूरिफिकेशन। हर लोग अपने हिसाब से अपने दोस्त की एडवाइस पे वाटर प्यूरिफायर लगाता है। हमें ऐसा नहीं करना है। कंपनी फ्री देती है, आप उसका पानी का अ, जांच करवाएं और उसके अनुसार वाटर आपको सजेस्ट करेगा, वाटर प्यूरिफायर के कौन सा लगाना है उसके हिसाब से लगाएंगे। विटामिन D3 नेचुरल सोर्स है सनलाइट। तो आपको धूप में सनलाइट किसी सबको आधा घंटा धूप लगनी चाहिए ताकि विटामिन D3 डेफिशिएंसी नहीं हो। अदरवाइज इतनी महंगी जांचें डॉक्टर करवाते हैं और उसके बाद में मेडिसिन लंबे समय तक वेजिटेरियंस को लेनी पड़ती है। तो हमें क्या करना है, धूप में बैठना है, सनलाइट आपको लगनी चाहिए, सबसे जरूरी चीज है। तो सनलाइट में हमें मिनिमम आधे घंटे बैठना है। तो हमें घुटनों को बचाने के लिए क्या करना है, ये सारी एक्सरसाइजेज जो मैंने बताई है ये आप रेगुलर नियमित रूप से घुटने को बचाने के लिए कर सकते हैं। मैं एक दूसरा सॉल्यूशन निकाला। ये पेशेंट आते हैं, पूछते हैं कि अरे सर घुटनों में दर्द है, आप घुटने में वॉक करने को बोलते हैं, डॉक्टर साहब मजाक कर रहे हो, कैसे वॉकिंग होगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि घुटने की वॉकिंग के लिए आप स्विमिंग पूल का प्रयोग कर सकते हैं। अगेन क्वेश्चन आता है कि स्विमिंग तो मेरे को आती नहीं। कोई बात नहीं, स्विमिंग पूल में आपको वॉक करना है, आपको आने की जरूरत नहीं। कमर तक के पानी में बच्चों के पूल में चले जाइए, डर लगता है तो, लेकिन वॉकिंग करना बहुत जरूरी है और उससे आपके घुटनों पे प्रेशर भी नहीं पड़ेगा और घुटनों में दर्द भी नहीं होगा और कैलोरी जिम से ज्यादा बर्न करोगे। तो दोनों काम हो गए, मोटापा भी नहीं होगा, कैलोरी बर्न भी होगी और आपको एक्सरसाइज भी हो गई, नी पे प्रेशर भी नहीं आया। कैसे वॉक करना है ये मैंने यहाँ दिखाया है। पूल के अंदर सिर्फ और सिर्फ वॉकिंग करना है, कोई जरूरी नहीं आपको स्विमिंग आना। ये घुटने की एक्सरसाइज दिखाई है मैंने, देखो कैसे घुटने पे एयर बॉल को प्रेशर से दबाना है, ऐसे दबाना है, घुटनों के बीच में रख के हवा की बॉल से। देखो मैं फिर दिखा रहा हूँ आपको वीडियो, ये देखिए। ये एक्सरसाइज से हमें घुटने की आर्थराइटिस से मुक्ति मिल सकती है, घुटने की मसल्स मजबूत होगी। ये देखिए मैंने एक ही स्लाइड, यदि ये स्लाइड आप फोटो स्क्रीनशॉट खींच के रख लीजिए, ये स्लाइड में सारी चीजें मैंने दिखा दी है जो चीज आप घुटने की आर्थराइटिस से बचाने के लिए कर सकते हो। सबसे बेस्ट वॉकिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग। जो साइकिलिंग बाहर नहीं कर सकते तो बालकनी में कीजिए, लेकिन साइकिलिंग आपको करनी है। फिर आता है फुटवेयर। फुटवेयर में आपको स्पोर्ट शूज ही पहनना है। आजकल तो ऑफिस के लिए भी अच्छे अच्छे स्पोर्ट शूज आने लगे हैं, तो वो स्पोर्ट शूज ही पहनना है ताकि आपके घुटने, कूल्हे और कमर को बचाया जा सके। अब आता है कि यदि किसी को घुटनों में दर्द है तो उसको ट्रीटमेंट क्या करना है, उसके लिए बात करते हैं। तो सबसे पहले जैसे महिला मंडल अपने इंडिया में सब जगह फिजियोथेरेपी क्लिनिक चलाती है,
वो फिजियोथेरेपी क्लिनिक चला सकते हो। लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन जो मैंने बोला है वो करना है। फिर मेडिसिन और इंजेक्शन पे भी डिस्कस करूंगा कि क्या क्या चीजें हो सकती है। ये देखिए, ये पिक्चर में यहाँ पे घुटना एक साइड से डैमेज हो गया है। सबसे पहले यदि एक कॉन्डाइल डैमेज है तो इमीडिएट डॉक्टर से मिलना है। यदि घुटने के अंदर के साइड से दर्द हो रहा है तो आप कुछ नहीं तो टेलीफोन पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीफोन पे भी हम सलाह दे सकते हैं। यदि सिर्फ और सिर्फ ढाकनी के नीचे दर्द है तो भी हमें नी रिप्लेसमेंट, टोटल नी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है। तो हमें इमीडिएट अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ये हमने स्टेजेस बताई है, घुटने की आर्थराइटिस की कौन सी स्टेज है। हम लोग क्या करते हैं, दिखाते रहते हैं और लास्ट स्टेज, लेट स्टेज में हमें प्रेजेंट करते हैं और फिर कहते हैं कि डॉक्टर के पास जाते हैं तो सर्जरी ही बताते हैं, क्योंकि उसके पास में आपने ऑप्शन छोड़ा ही नहीं पहले का। तो सबसे जरूरी चीज एक्सरे कराना है, खड़े रख के एक्सरे कराना है। एक्सरे करके जो नंबर नीचे दिखाया है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। हमसे वीडियो कंसल्टिंग करेंगे, एमपी के फिटनेस का बताएंगे तो फ्री कंसल्टेशन मिल जाएगा और मेडिसिन जो एडवाइस करेंगे वो ले सकते हैं, फिजियोथेरेपी ले सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि यदि शुरुआती दौर में घुटने की प्रॉब्लम है तो ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। आपको मैं फिर बोलता हूं, यदि हमें 40 की साल एज है, 45 एज है या 50 एज है और उनको घुटने की थोड़ी बहुत दर्द होता है तो उसको डायरेक्ट इमीडिएट कांटेक्ट करके फिजियोथेरेपी मेडिसिन चालू कर देना चाहिए। उससे आपके घुटने को और ऑपरेशन से बचा जा सकता है। आजकल एमसीआई ने अलाउ कर दिया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अलाउ कर दी है। तो अभी तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप इंडिया के कोई भी क्षेत्र में बैठे हैं तो भी आप मेरे को अपॉइंटमेंट के साथ में वीडियो कॉल पे मिल सकते हैं। और उसके लिए मैंने नंबर भी डिस्प्ले दिया है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है मेरे ऑफिस के नंबर है 9081977001। तो ये नंबर पे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और फ्री कंसल्टिंग मिलेगी, आप ऐसा चिंता नहीं करें। सर्जरी की बात करते हैं तो कई बताते हैं कि दूरबीन की सर्जरी, कई बताते हैं हड्डी को तोड़ के सीधा करना, पार्शियल नी रिप्लेसमेंट क्या होता है, टोटल नी रिप्लेसमेंट क्या होता है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ये जो सप्लीमेंट्स है ये शुरुआत की आर्थराइटिस में वर्क करते हैं, उसके बाद ये वर्क नहीं करते हैं। तो बहुत, यदि आपको तीनों कंपार्टमेंट की आर्थराइटिस है तो इसका कोई यूज नहीं है। फिजियोथेरेपी नो डाउट बहुत ही यूजफुल है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इससे कम से कम आर्थराइटिस तो ठीक नहीं होगा लेकिन आपकी मांसपेशियां मजबूत होगी और वो हमारी सलाह के साथ में आप कौन कौन सी कसरत कर सकते हो वो कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं एक्यूप्रेशर करा सकता हूँ, एक्यूपंक्चर करा सकता हूँ शॉर्ट टर्म में। ये कोई भी एक्सटर्नल थेरेपी है, चाहे बर्फ और ठंडे पानी का सेक हो, चाहे बेलेनियोथेरेपी हो, ये मैं सारी प्रोसेस का इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ ताकि आप रूटीन में ये चीजें फेस करते हैं। ये चीजें आपके लिए कोई नुकसानदायक नहीं है, करा सकते हैं। क्योंकि हमें को बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि क्या चीज से हम बच सकते हैं, क्या चीज हमारे लिए यूजफुल है, क्या चीज हमारे लिए हार्मफुल है। हमें इन चीजों का आइडिया होना चाहिए। एजुकेशन मस्ट है। अब इंडिया में या वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़ा ट्रेंड चला है, घुटने की प्रॉब्लम हुई कि घुटने में इंजेक्शन दे देना। और मैंने ये 4 तरह के इंजेक्शंस लिखे हैं, स्टेरॉइड, हाइलुरोनिक एसिड, टीआरपी और एक हमारे फैट से, एडिपोज टिश्यू से इंजेक्शन बनाया जाता है। इनकी इंडिकेशंस बहुत ही लिमिटेड है, हर जगह ये इंजेक्शन काम नहीं करता है। आप ये समझिए ये टेम्परेरी ट्रीटमेंट है, परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। आप डॉक्टर को पूछेंगे सर मैं ये इंजेक्शन लेता हूँ या लेती हूँ तो ये कितने दिन काम करेगा, डॉक्टर 100% कहेगा कि कुछ समय के लिए रिलीफ मिलेगा। फैट कैसे लेते हैं,
अपना फैट लेके ही एडिपोज नी इंजेक्शन बनाया जाता है। ये इंजेक्शन बहुत लंबे समय तक प्रूवन रिजल्ट नहीं है। वैसे ही आज के ट्रेंड में एक पीआरपी चला है जो कुछ बीमारियों में इंडिकेटेड है, घुटने की आर्थराइटिस में उतना उसका यूज नहीं है, फिर भी ये रेगुलर बेस पे हर जगह रिक्वेस्ट या कह के लगाया जाता है। मेरे को रोज क्वेरी आती है कि साहब ये इंजेक्शन लगाया कोई फायदा नहीं हुआ। एक इंजेक्शन है हाइलुरोनिक एसिड और स्टेरॉइड, ये एक बार इन्फ्लामेशन कम करता है, थोड़ा फायदा होता है, लेकिन ये एडवांस स्टेज में इसका कोई यूज नहीं है। दूरबीन से नी आर्थोस्कोपी ये सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स इंजरी में यूजफुल टूल है। यदि किसी को स्पोर्ट्स इंजरी हुई है, लिगामेंट इंजरी हुई है या गद्दी फट गई है और इसकी एज भी आप समझ लो कि 15-20 साल से लेके 50 साल से कम उम्र में किसी को स्पोर्ट्स इंजरी हुई है, तो ही दूरबीन से सर्जरी का फायदा है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं। कुछ एक डॉक्टर अभी भी इंडिया में यह हड्डी को तोड़ के सीधा करते हैं, उसे एचटीओ बोलते हैं। ये आउटडेटेड प्रोसीजर हो गया है। आइडियली बहुत बहुत लिमिटेड इंडिकेशंस रहे हैं। नी आर्थराइटिस के लिए ये यूजफुल ट्रीटमेंट नहीं है। तो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये हड्डी को क्रैक करके यहाँ प्लेट लगाई जाएगी अलाइनमेंट करेक्ट करने के लिए। फिर पर्सन को 3 महीने तक प्लास्टर में रहना पड़ता है और उसके बाद में भी हड्डी हील हुई तो वो वॉक कर सकता है। तो अननेसेसरी हमने एक प्रॉब्लम इनवाइट कर ली। जब नी रिप्लेसमेंट का इंडिया में प्रचलन नहीं था तो ये काफी चीजें लोग करते थे। ये R2R तकनीक से क्या क्या चीजें हैं, ये जो नई तकनीक मैंने डेवलप की है, ये रीसर्फेसिंग टेक्निक है। इसके बारे में मैं बताता हूँ एक छोटा सा वीडियो। नमस्ते, डॉक्टर धीरज मरोठी जैन, चेयरमैन रेशनी क्लिनिक अहमदाबाद। आज मैं डिस्कस करूंगा कि नी क्या होता है। ये आपकी फीमर बोन है, ये टिबिया बोन है, ये पटेला है और इसके बीच में एक कार्टिलेज रहती है और मनिस्कस रहता है, जिसे हम मारवाड़ी में गद्दी बोलते हैं। तो जब एज के साथ में ये गद्दी घिसने लगती है, जैसे कि इस कंडीशन में पहुंच जाता है जहां पे पूरी की पूरी कार्टिलेज यहाँ पे भी चली गई है, फीमर की भी चली गई है, तो हम इसे R2R टेक्निक में हम क्या करेंगे, इस जो डैमेज पार्ट है इस पार्ट को रीसरफेस कर देंगे। फीमर का भी करते हैं, टिबिया का भी करते हैं और पटेला को भी रीसरफेस कर देते हैं। और इन तीनों पार्ट को रीसरफेस करना जरूरी होता है। 80% सर्जन सिर्फ 2 कंपार्टमेंट रीसरफेस करते हैं। हम R2R टेक्निक में तीनों कंपार्टमेंट रीसरफेस करते हैं और उसके ऊपर आप यहाँ देखेंगे ऐसे कैप लगा दी जाती है। ये फीमर बोन का जो डैमेज पार्ट था उसके ऊपर कैप लग गई, ये मेटल की कैप लग गई, बीच में ये प्लास्टिक लगता है, ये लिगामेंट एज इट इज रहता है। तो इस नी का पूरा इस मूवमेंट आ जाता है। थैंक यू। ट्रेडिशनल नी रिप्लेसमेंट में कमर में ट्यूब लगती है, वो हमारे इस तकनीक में ट्यूब नहीं लगती। ये गांव के बाजू में ट्यूब लगती है, वो नहीं लगती। सबसे बड़ी बात, खून का दौरा नहीं रोका जाता, पेशाब की थैली में वहां पे भी ट्यूब नहीं लगती है। ये सबसे बड़ी बात है। इससे क्या होता है कि इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं, रिकवरी बहुत फास्ट होती है, पोस्ट ऑपरेटिव पेन नहीं होता। ये एडवांटेज है। ये जस्ट लाइक ए रोबोटिक से जैसे रीसर्फेसिंग करते हैं वो हाथ से हम करते हैं और इसका रिजल्ट रोबोटिक से बेटर में मिल रहा है। अब मैं बताता हूँ पार्शियल नी रिप्लेसमेंट या यूनिकॉन्डाइलर नी क्या होता है। यदि किसी को एक कंपार्टमेंट ही डैमेज है, उसको टोटल नी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है। आप फिर समझिए, यदि किसी को शुरुआत की दौर पे आर्थराइटिस है, घुटने के अंदर की साइड में ही दर्द है, पैर टेढ़े नहीं हुए हैं, लंबे समय से आर्थराइटिस नहीं है, उसको मेजर सर्जरी टोटल नी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है। उसको इमीडिएट कांटेक्ट करना चाहिए और उसको जितना सा डैमेज पार्ट है उतना छोटा से चीरे से ये सर्जरी की जा सकती
लगती है और वहां पे ये कैप लग जाती है। मुश्किल से 10 मिनट या 15 मिनट का प्रोसीजर है और इसमें कोई भी लिगामेंट या कोई भी टिश्यू को काटा नहीं जाता है। जब डैमेज तीनों कंपार्टमेंट हो जाते हैं तो उसके ऊपर पूरी कैप लगती है, जिसे टोटल नी रिप्लेसमेंट बोला जाता है। ये देखिए आप, सर्जरी के बाद में दोनों घुटने करने एक साथ किए हुए हैं। पेशेंट बगैर वॉकर बगैर स्टिक के चल रहा है। तो कहने का मतलब है इसमें रिकवरी बहुत ही फास्ट है। ये एक साथ 10 पेशेंट हमने किए थे। 15 से 20 मिनट का प्रोसीजर है और शाम को वॉकिंग करा दी जाती है। कलकत्ता से हूँ। मेरे दोनों पैर का ऑपरेशन 2019 को डॉक्टर साहब ने किया था, सक्सेसफुल ऑपरेशन। अब मेरा देख सकते हैं कैसे मैं बैठता हूँ और कैसे चलता हूँ। दोनों घुटने किए हुए इनके। 10 कदम भी चलना भारी था इनके लिए। वेरी नाइस। सारी एक्टिविटी कर पाते हैं आप? मेरा कपड़े का व्यापार है और इसके लिए मेरे को रेगुलर थ्रू जाना पड़ता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना चलने में और ना ऊपर नीचे चढ़ने में और ना सोने में ना खाने पीने में, मतलब किसी जगह पे मेरे को कोई दिक्कत नहीं आती है। सारी एक्टिविटी आप इस R2R तकनीक के बाद में कर सकते हैं। रूटीन वर्क हो जाता है, रूटीन लाइफ आ जाती है। कुछ एक सिमिलर और फेमिलियर चेहरे हैं इनके नी रिप्लेसमेंट के बाद में, आपने देखा होगा पलाती मार के आराम से बैठ सकते हैं। तो कहने का मतलब है जो एक टेरर था 20 साल पहले लोगों को कि भाई इसके रिजल्ट कैसे मिलते हैं, सक्सेस रेट कम है, फेल्योर रेट ज्यादा है, मैं ये बताता हूँ। और मेरे पास में 2 ऑर्थोपेडिक की पोस्ट भी है जो MS रमैया कॉलेज से एक्रीडेटेड है। तो अपने समाज में किसी को फेलोशिप की जरूरत हो तो मेरे पास में 6-6 महीने में 2 डॉक्टर आते हैं ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि मैं यूके में प्रोफेसर हूँ उसकी वजह से। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ट्रेनिंग बहुत जरूरी चीज है। और अपनी कंट्री में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ऑर्थोपेडिक सर्जन ने नी रिप्लेसमेंट में उतनी ट्रेनिंग ली नहीं है। तो ट्रेनिंग होने से, टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट करने से रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं और कोई तरह की हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो घुटना हम डाल रहे हैं या R2R तकनीक से, वो 25 से 30 साल आराम से चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। साध्वी प्रमुखा जी का मैंने किया था और वो अब तो नहीं रहे, लेकिन अच्छे से चलते थे और पलाती भी मार के बैठ पाते थे। हमारा मोटो ये है, जैसे आंख का ऑपरेशन है वैसे इसको डे केयर सर्जरी के रूप में कर दिया जाए। आज भी हम पेशेंट को एडमिट करके नेक्स्ट डे छुट्टी दे रहे हैं, तो इसको सेम डे छुट्टी का प्रोसीजर भी हम प्लान कर रहे हैं। मुनि किशन लाल जी स्वामी दोनों घुटने की रिप्लेसमेंट के बाद में कैसे पद्मासन लगा के बैठे हैं। तो ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझे कि रिजल्ट ओरिएंटेड सर्जरी है। जिनको एडवांस आर्थराइटिस है उसको डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग ड्यूरिंग सर्जरी पूरा स्पेस सूट पहन के सर्जरी करते हैं ताकि पेशेंट को भी इन्फेक्शन नहीं हो। और जो डिस्प्ले में है वो मेरे पर्सनल नंबर है। आप MP के फिटनेस क्लासेस का बोल के अपॉइंटमेंट लेंगे वीडियो कॉल के लिए तो आपको कंसल्टिंग फ्री मिलेगा वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। आप उनको मैसेज करें रिसेप्शन पे और ये मोबाइल नंबर आपको दिखाएंगे। मेरे OPD सेंटर्स है पूरे इंडिया में, करीब 20 जगह जाता हूँ, जिसमें मेनली सूरत, कलकत्ता, बीकानेर, अहमदाबाद में खुद रहता ही हूँ, जोधपुर, पाली, सिलीगुड़ी और काफी जगह पे, उदयपुर हमारा रेगुलर विजिट रहता है। महीने में मेरी टीम जाती है कहीं पे, मैं खुद जाता हूँ। तो कोई भी आपको उसके अलावा हम अभी डिस्कस करेंगे, इसके अलावा कोई भी क्वेरी बाद में भी रह जाए किसी को, तो आप व्हाट्सएप पे ये नंबर पे कांटेक्ट करके मेरे से कम्युनिकेट करवा देंगे, आप चिंता नहीं करें। आपको क्या करना है, एक्सरे का फोटो खींच के व्हाट्सएप पे भेज देना है।
व्हाट्सएप पे आप एक्सरे का फोटो खींच के भेजेंगे, फिर वीडियो कॉल का अरेंजमेंट हो जाएगा। ओम हरम, धन्यवाद। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, बहुत सहजता और सरलता से आपने बताया। नाम ही आपका धीरज है, नाम ही आपका धीरज है। सबको धीर देते हैं। धीरज से 3 शब्द मैंने लिखे हैं। धीर आपको बहुत सहजता से और सुंदर तरीके से सबको देते हैं। रक्षा कैसी करनी है, सहजता से आप सरल मार्ग बताते हैं। धीरज जब भी फोन करें सहजता से उपलब्ध रहने का प्रॉमिस भी करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इतनी जगह आप जाते हैं, कैसे इतना प्रवास मैनेज करते हैं, इतना सब जगह विजिट कैसे करते हो? एक प्रश्न है हमारे लिए। मैं भी कभी जानती हूँ, कभी जयपुर, कभी जोधपुर, कभी कलकत्ता, तो इतना सारा आप कैसे कर सकते हैं? तो बहुत अच्छा लगा। आप हमारे प्रांगण की सुगंध है, आप हमारे प्रांगण की सुगंध है, निमंत्रण की गरिमा है, निष्ठा की धरा और धरोहर भी है। घुटने के क्षेत्र में आपने आपकी पहचान बनाई है। 12,000 से अधिक सर्जरी करके देश विदेश में आपका नाम चमकाया है। तो हम लोगों को भी सोचना पड़ेगा। आज जो लेक्चर सुना है तो मुझे लगता है जिंदगी जीना आसान नहीं होता। बिना संघर्ष के कोई स्वस्थ नहीं रह सकता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी तब तक भगवान नहीं बनता है। इसीलिए योग, ध्यान और लाइफस्टाइल के जाने बिना और जीवन में उतारे बिना घुटने के क्या कोई भी बीमारी से आप अलग नहीं रह सकते, आप बीमारी को दूर नहीं रह सकते। तो बहुत सुंदर बातें बताई। तो बहुत धन्यवाद देते हुए मैं सबको आमंत्रित करती हूँ। आनंद। देखिए, मुझे करीब 1-1.5 महीने से घुटने का प्रॉब्लम चालू हो गया है। वैसे तो मैं योगासन भी करता हूँ और पद्मासन में, वज्रासन में मैं आधा घंटा 1 घंटा बैठ सकता था। लेकिन अब ये चालू हो गया है, पेन चालू हो गया है। मेरी उम्र करीब 72 साल की है। ठीक है सर। सबसे पहले घुटने का यदि प्रॉब्लम शुरू होता है तो हमारी वॉकिंग कम हो जाती है, चलने की स्पीड कम हो जाती है, लंबा खड़ा रहना नहीं होता है। यदि 2 किलोमीटर चलता हूँ, देखिए पेशेंट क्या सोचता है कि मैं बैठा हूं तो दर्द हो रहा है। नहीं, आप चलने पे कितना दर्द हो रहा है, चल पा रहे हैं कि नहीं चल पा रहे। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज वो है, तो आपको ये चीज जानना है और उसके लिए खड़े रख के घुटने का एक्सरे कराइए और व्हाट्सएप कर दीजिए। यदि शुरुआत का घसारा है, एज 72 मैटर नहीं करता, 72 में भी आप मेडिकल ट्रीटमेंट ले सकते हैं। सर्जरी की जरूरत हो सकता है नहीं हो। तो हमें क्या करना है, पहले खड़े रख के एक्सरे करना है। जैसे मैंने नंबर दिखाए थे वो नंबर पे आप मेरे को भेज सकते हो, या गूगल में भी सर्च करोगे धीरज मरोटी जैन तो मेरा नंबर ऑफिस का मिल जाएगा। सबको एक नम्र निवेदन है कि अगर पर्सनल प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर ने जैसे बोला है वैसे एक्सरे करके उनसे संपर्क करके उनसे मार्गदर्शन ले सकते, क्योंकि हर एक का प्रॉब्लम अलग रहेगा। तो ऑनलाइन और अभी यहाँ डिस्कस करना मुश्किल होगा। तो कॉमन क्वेश्चन हो तो यहाँ पूछ लीजिए, पर्सनल हो तो जैसे डॉक्टर साहब ने बोला एक्सरे करके, क्योंकि बिना एक्सरे देखे डॉक्टर भी ऐसे कुछ नहीं बता पाएंगे कि आपकी क्या कंडीशन है। तो कृपया कॉमन क्वेश्चन पूछे, ये नम्र निवेदन। हाँ पूछिए। मैं 71 इयर्स की हूँ सर, चंदू 71 इयर्स की हूँ। सुबह शाम मैं 5 किलो 6 किलोमीटर वॉक कर लेती हूँ और मेरे L2 के अंदर फ्रैक्चर आया था 4 महीने पहले। तो क्या हम साइकिलिंग कर सकते हैं? अभी घर पे साइकिल चला सकते हैं, साइकिलिंग में कोई दिक्कत नहीं है। L1 L2 का फ्रैक्चर यदि 4 महीने पहले हुआ है तो वो तो हील हो गया होगा। अब आप स्टैटिक साइकिल चला रही है तो कमर पे वैसे भी प्रेशर नहीं आ रहा, कोई चिंता नहीं करें। ओके, और बैठ के योगा कर सकते हैं सर? हाँ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। मेरा क्वेश्चन था एक। हाँ पूछिए। सर किसी को मेटल एलर्जी हो तो सर क्या वो नी रिप्लेसमेंट करवा सकता है सर? देखिए मैंने करीब ऐसा बोलूं तो लास्ट 21 साल में 70,000 से ज्यादा नी रिप्लेसमेंट, मैं खुद 18,000 कर चुका हूं।
अभी तक कोई ऐसा टेस्ट बना नहीं है जिससे कंफर्म हो सके। फिर भी हम कोबाल्ट क्रोम का या एलर्जी हो तो उसके लिए हमारे पास में स्पेशल इम्प्लांट होता है, उस इम्प्लांट के साथ में हम सर्जरी कर सकते हैं। ऐसे 2 केसेस मेरे पास में अभी है, जी तो उसको हम स्पेशल इम्प्लांट डालते हैं जिसमें कोटिंग होती है, कोबाल्ट के ऊपर ऑक्सीनियम की कोटिंग होती है, तो उसको एलर्जी नहीं होती है। तो मेरे को अभी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, पहले से है, लेकिन वो मैं एक्सरसाइज करती थी तो उससे अच्छा हो जाता था, लेकिन अभी तो या तो 3 दिन के बाद थोड़ा ज्यादा हो गया है। तो कोई बात मैं नहीं, भेज दीजिए, फिर अपन डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। दुग्गर, धारिया दुग्गर। हेलो सर, एज प्रिकॉशंस हम लोग नीज के लिए क्या क्या ले सकते हैं? अभी आप प्रेजेंटेशन में शुरू से नहीं थे क्या? सारी चीजें तो प्रिकॉशन की बात की हमने आधा घंटा, वो सारी चीजें लेनी है, फुटवेयर से लेके आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जंक फूड, ओवरवेट और साइकिलिंग, वॉकिंग, सनलाइट में बैठना, सारी चीजें बताइए। सर मेरे एंकल में पेन रहता है, जैसे एंकल में स्वेलिंग भी रहती है और पेन भी रहता है, तो वॉकिंग कर सकते हैं क्या उसमें? एंकल में एंकल बाइंडर लगा के वॉकिंग कर सकते हो। सुचेता जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बोलिए। धीरज भैया, बहुत सुंदर सेशन रहा, बहुत अच्छी जानकारी पहले भी जो लेनी चाहिए अपने को और बाद में भी। और मेरा एक ही सवाल था, अभी जैसे मेरे सासू माँ का तो हुआ है ऑपरेशन, दोनों नी का नी सरफेस का किया था उन्होंने, लेकिन नीचे बैठना नहीं बोला है। आपको तो वीडियो में पूरा पद्मासन में भी बोला है, यानी ऐसे पूरा, तो उसमें और उसमें क्या फर्क है? यानी नीचे नहीं बैठना है, मांडी डाल के ऐसे नहीं बैठना, घुटना। यदि मूवमेंट पूरा आ रहा है, अभी मैं वो उस पर डिस्कस नहीं करूंगा। हमारी तकनीक में क्या है, रीसरफेसिंग से हम घुटने के ऊपर कैप बैठा रहे हैं, नी को काटा कम जाता है ताकि उसका मूवमेंट फुल आ सके। दूसरे में हम एक स्पेशल इम्प्लांट जिसमें प्लास्टिक 360 डिग्री पूरा घूमता है, जिसे रोटेटिंग प्लेटफॉर्म बोलते हैं, वो कैप लगाते हैं। वो एक कंपनी का सबसे प्रीमियम इम्प्लांट है यूएस का, तो वो इम्प्लांट हम लगाते हैं, तो उससे मूवमेंट पूरा आ जाता है। यदि जब मूवमेंट पूरा आएगा तो पलाथी मार के आराम से बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबको मेरी आवाज आ रही है धीरज जी? आ रही है। मैं सबसे पहले धीरज जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरा ऑपरेशन दोनों घुटनों का फरवरी 14 और 17 को धीरज जी ने किया था, और उनका ऐसा जो नेचर है वो देख के मुझे इतनी प्रसन्नता होती है कि जब भी कोई प्रॉब्लम होती है मैं चिंता नहीं करता, मगर धीरज जी हमारी चिंता करते हैं। मेरा थोड़ा सा छोटा प्रॉब्लम हो गया तो मैंने कल उनको फोन किया, तो आपने मुझे क्यों नहीं फोन किया, मेरे असिस्टेंट को क्यों फोन किया? तो कहने का मतलब ये हमारे परिवार के एक ऐसे सदस्य बन गए हैं कि मुझे डर लगता था उनसे बात करने का, मगर कल से मुझे हिम्मत आ गई है। मेरी छोटी सी प्रॉब्लम है, मैंने फोटो वगैरह ले लिया है, मैं कल आपसे बात करूंगा, कोई बात नहीं, मगर ऐसे डॉक्टर। सर मुझे पूछना है, कबीर बोल रही हूँ, तो मुझे वेरिकोस की बहुत तकलीफ है सर। आपकी आवाज क्लियर नहीं कबीर नाम। मैं सुन लिया क्वेश्चन। वेरिकोस वेन की प्रॉब्लम है उसकी, और साइटिका का भी है। मैं ये योगा वगैरह करती हूँ लेकिन फिर भी मुझे तकलीफ होती है। वेरिकोज वेन के लिए हमें स्टॉकिंग्स आते हैं, स्टॉकिनेट्स आप पहन सकते हैं, जो मोजे बोलते हैं, पूरे पैर में जी लंबे समय तक खड़ा रहना अवॉइड करना है। और जब भी आपको समय हो पैर को ऊपर करके सिर नीचे करके सोना है जी। ठंडे और गर्म पानी के सेक करना है, के अंदर घुटने तक आपको पैर रख के फिर ऊपर लगाना है, क्योंकि हम जो सर्जरी करते हैं उस सर्जरी से बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता वेरिकोज वेन में। तो जहां तक होता है अवॉइड करते हैं। फिर भी आपका कोई एडवांस स्टेज है तो आप मेरे को वीडियो कॉल कर सकते हैं। जी, पालकी मार के बैठना नहीं होता मुझे। पालकी मार के बैठना नहीं होता, वो वेरिकोज वेन से नहीं होगा, नहीं आर्थराइटिस होगा। नहीं साइटिका है, साइटिका। आप एक्सरे भेज दीजिएगा वीडियो जी कॉल। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। आवाज नहीं जा रही है, बोलिए। क्वेश्चन पूछिए। हाँ सर, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ सर, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। सिर्फ आपसे मेरा एक प्रश्न ये है, घुटनों में जो मेरा दर्द होता है तो अपन उसको वज्रासन कर सकते हैं क्या बैठ करके? घुटनों के बल बैठ कर सकते हैं क्या? वो होता नहीं है इसलिए। ऑपरेशन से पहले तो नहीं होता तो उसका कारण ढूंढना पड़ेगा।
आप समझिए, यदि वज्रासन किसी से नहीं लग रहा है या पलाती मार के नहीं बैठ रहे हैं, तो हर बार आर्थराइटिस है या गोडों में प्रॉब्लम है जरूरी नहीं है। आपकी मांसपेशियों में भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपके स्टिफनेस हो सकती है, कुछ और रीजन भी हो सकता है। यदि वज्रासन नहीं लगता तो बाकी एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं। और वॉकिंग का प्रॉब्लम है तो हमें अलग ठीक सर, जय जिनेंद्र। पीयूष जी आप अनम्यूट हो जाओ। पीयूष जी। डॉक्टर साहब मेरे राइट नी में लिगामेंट का प्रॉब्लम है थोड़ा। अच्छा, एज क्या है आपकी? 45। हाँ, तो आप एमआरआई मेरे से शेयर कर लें और लिगामेंट का क्या प्रॉब्लम है और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट किया जा सकता है, कोई डरने की बात नहीं। अभी हम समापन की ओर चलेंगे। बहुत ही शानदार सेशन रहा डॉक्टर साहब आपका। एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने अपने अमूल्य समय में से समय निकालकर हमारा इतना शानदार मार्गदर्शन किया, और जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज जो डॉक्टर साहब ने हमारा मार्गदर्शन दिया है, इसकी रिकॉर्डिंग आज शाम तक हमारे चैनल पे आ जाएगी। तो जो भाई बहन पूरा लेक्चर नहीं सुन पाए, रिकॉर्डिंग देखें और अपने परिजनों के साथ इस रिकॉर्डिंग को शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि जिनको भी घुटनों की प्रॉब्लम है वो उस समस्या से छुटकारा पा सके। दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठिए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बंद रखते हुए मेरे साथ साथ उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं।